हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। बचपन की परवरिश जिसको कहते हैं कि उस परवरिश का बड़ा रोल होता है और जो भी घटनाएं होती हैं ताउम्र उसका असर कहीं ना कहीं होता है। एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ जिसके बाद से कुछ साल पहले जो है आप भी पिता बने। आज के टाइम में जब आप खुद एक पिता हैं तो ये चीज़ें कैसे बदल जाती हैं? जैसे मैं अगर अब मेरी बच्ची है, मैं थोड़ा सा उसके साथ सख्त भी हूँ। मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ कि उसको 12-14 घंटे खाना मत दो। कृत्रिम रूप से कुछ स्ट्रगल्स कराने चाहिए। सब कुछ पका पकाया मिलेगा ये जरूरी नहीं। पापा के नहीं रहने पर जो आर्थिक जिम्मेदारी थी वो मेरे भैया ने संभाल रखी थी। वो दिन में एक कोचिंग में पढ़ाते थे, उनको 1500 रुपये मिलते थे और रात भर वो DTP का काम किया करते थे। तो मैंने डिसाइड किया कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ मैं जाऊंगा और वो जीरो इन्वेस्टमेंट मेरे पास सिर्फ एक चीज़ की थी कि कलम मुझे विरासत में मिली हुई थी। एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो मैं जब उनसे मिलने गया तो मैंने कहा कि भाई पढ़ना है। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो टाइम नहीं। तो बहुत ज़्यादा उद्दंडता में मैंने उनसे कहा कि भाई यहाँ पढ़ाएंगे या आरा चल के पढ़ाएंगे। तो मुझे पता चला था किसी से कि एक चैनल आने वाला है जो भोजपुरी में आता है। उन्होंने कहा कि तुम आरा से हो तो भोजपुरी लिखते भी हो। हमने लिखे कभी नहीं है लेकिन लिख देंगे। 10 दिन बाद वो आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि यार एंकरिंग करनी है तुमको। उस समय मैं आरा से आया था, सारे शब्द बड़े अजीबोगरीब होते थे मेरे। नमस्कार साथियों, स्टडी IQ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ अमृत उपाध्याय सर जुड़े हैं। अमृत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अमृत सर, इस पॉडकास्ट का आइडिया बता देता हूँ। आपके साथ हमारी बातचीत होती रहती है, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला है। तो आइडिया यही है कि जो जनता जानती है आपको, जो देखते हैं आपको, मानते हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपका व्यक्तित्व है, थोड़ा और अच्छे से हमारी ऑडियंस को पता चले। देखिए, जो जनता जानती है वो एकेडमिक्स की वजह से जानती है कि कुछ कुछ प्रोग्राम्स मैं करते रहता हूँ। लेकिन आपका जो ये आइडिया है, इसमें जीवन की ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसको आप जानकर खुश हो पाएंगे। मैं पहले ही डिस्क्लेमर बता दे रहा हूँ आपको। तो इसके बाद ही इस बात को ध्यान में रखते हुए ही बातचीत शुरू कीजिएगा। तो सर, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने डिनाई कर दिया। जनता भले ही नहीं जानती, हम लोग को तो इवेंट्स पता है। और चलिए, इसको मैं एक चैलेंज की तरह लूँगा कि हमारी ऑडियंस को जो है, जो छोटी छोटी बातें हैं वो पता चलें। तो सर, सबसे पहले शुरुआत बचपन से करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो बचपन रहता है वो आपके पूरे जीवन पे बहुत गहरी छाप छोड़ता है। तो सर, आपका बचपन कैसा रहा था और आपके जीवन में उसका क्या रोल रहा है? ये बात तो बिल्कुल खैर ठीक है कि बचपन की परवरिश जिसको कहते हैं कि उस परवरिश का बड़ा रोल होता है और जो भी घटनाएं होती हैं ताउम्र उसका असर कहीं ना कहीं होता है। मेरी ज़िंदगी पर भी उसका असर है। लेकिन हाँ, मेरी ज़िंदगी बड़ी जिगजैग रही है, ये भी एक बात है। और समय के नदी के धार में बहती हुई ज़िंदगी रही है। तो अगर मैं अपना आकलन करूं तो मैं कहूँगा कि मैं अनप्लान्ड तरीके से अभी तक यहाँ पर आया हूँ। तो उसी का एक हिस्सा है बचपन। तो बचपन जितना मुझे याद है बहुत ही अच्छा गुजरा। और एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ जिसके बाद से अब ज़्यादा समझ में आता है कि बचपन की सीखें ज़्यादा बेहतर होती हैं जीवन भर के लिए। क्योंकि मेरे फादर नहीं रहे जब मैं 11-12 साल की उम्र में था। और नहीं रहे वो किसी नेचुरल कॉज की वजह से उनकी डेथ नहीं हुई बल्कि मर्डर हो गया। तो वहाँ से लाइफ में चेंजेस बहुत तेज़ी से आए और फिर ज़्यादा वैल्यू समझ में आया कि जितने दिन भी मैं होश में रहा और उनके साथ मैंने गुजारी, उनमें जो वैल्यू सिस्टम डेवलप हुआ मेरे अंदर, जो उनके व्यक्तित्व से सीधे सीधे आया, उसने अभी तक मुझे शेप किया है। जैसे वो ड्राई ऑनेस्ट आदमी थे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अपनी अभी तक की ज़िंदगी में इस ऑनेस्टी को हमेशा बरकरार रखा है। अपनी तरफ से हमेशा कोशिश की है कि ये ईमानदारी रहे। वो मेरे वैल्यू सिस्टम का भी पार्ट है। या फिर वो सख्त भी थे और बहुत ही दयालु भी थे। तो इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन वो चीज़ें मेरे अंदर भी मुझे महसूस होती हैं कि दोनों का मिश्रण है। सर, ये चीज़ आप में झलकती है। इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं आगे लेके जाना चाहूँगा। अभी कुछ साल पहले जो है आप भी पिता बने। तो जो आपने वो चीज़ें देखी थी, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, कभी सख्ती, कभी नरम वैल्यू सिस्टम, तो ये चीज़ें आज के टाइम में जब आप खुद एक पिता हैं तो ये चीज़ें कैसे बदल जाती हैं? बदल तो नहीं जाती हैं। मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं आप जो जिस उम्र में जी रहे हैं और जो भी चीज़ें सीख कर आए हैं उसके पीछे आपके
पिछले पुश्तों का बहुत बड़ा योगदान है, तो आप भी उसी ट्रैक पर थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन उसका लेकर चल रहे हैं। जैसे मैं, अगर अब मेरी बच्ची है तो मैं थोड़ा सा उसके साथ सख्त भी हूँ और बहुत ज़्यादा उससे मिलता जुलता भी हूँ, बहुत ज़्यादा लिबरल तरीके से पेश आता हूँ, कहीं कहीं सख्ती भी दिखाता हूँ। थोड़ा कोशिश करता हूँ कि हल्का बहुत अभाव को अभी से महसूस करना सीख ले। जैसे अगर खाने की ज़िद है ना कि भाई नहीं खाना खाएंगे, तो मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ कि उसको 12-14 घंटे खाना मत दो, भूख लगने तो दो, ये महसूस तो होने दो कि भूख क्या चीज़ है। अगर सब कुछ थाली में पहले से परोस दिया जाए तो फिर उसका महत्व तो नहीं आता। और जाहिर सी बात है कि जो स्ट्रगल हमने अपनी ज़िंदगी में देखा, शायद वो अपने मतलब देख भी नहीं पाएंगे और देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन कृत्रिम रूप से कुछ स्ट्रगल्स कराने चाहिए। जैसे भूख का एहसास होना चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में है कि बच्चा मेरा बड़ा हो जाए तो कम से कम कमाने के लिए कुछ उद्यम करने की कोशिश ज़रूर करे। उसको इस बात का एहसास हो कि कमाने से फिर आगे ज़िंदगी चलती है। सब कुछ पका पकाया मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है, जो मैं अपने पढ़ाने में भी इस्तेमाल करता हूँ। मैं कहता हूँ कि रोटी पूरी बना कर मत दीजिए, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा बस ये बताइए। कि अगर भूख लगी है तो भाई आटा यहाँ मिलेगा, पानी यहाँ से ले सकते हो, पानी खराब ना हो, टाइफाइड ना हो जाए, ये बता सकते हैं, लेकिन पानी उठा कर देने की ज़रूरत नहीं है कि ये साफ पानी है बेटा ले लो, नहीं। तो बताइए और फिर उसको असेंबल करने दीजिए, उसको रोटी बनाने दीजिए। सर मुझे आज भी याद है, हमारी एक बार इस बात पे चर्चा हो रही थी, तो आपने जो एक चीज़ बोली थी कि एक लिबरल पेरेंटिंग की, मतलब कि भाई बहुत ही उदारवादी है, मतलब जो बच्चे करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसको करने दीजिए। तो आज के संदर्भ में, जैसा आज का समय है, बहुत ही संशय है, मतलब कन्फ्यूज़न है पेरेंट्स के दिमाग में कि भाई डिसिप्लिन अप्रोच लें ताकि जैसा आप कुछ बोल रहे थे कि वो आगे जाके डेवलप होता है, या एक लिबरल अप्रोच लें कि जहाँ पे बच्चे को खुद ही एक मतलब मिल रहा है कि वो अपना विकास, अपना राह खुद चुने। तो ये दोनों चीज़ों का बैलेंस कैसे देखते हो आप? दोनों चीज़ों का बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। और कई बार मैं देखता हूँ कि इंडिया में, मैं ये मेरा अपना मानना है, हालांकि मैं इस विषय का कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा अपना मानना है, जो मेरी अपनी समझ कहती है, अनुभव कहता है। अभी परसों ही मैं और मेरे कुछ दोस्त और मेरी पत्नी भी वहाँ बैठी हुई थी और हम बात कर रहे थे कि इंडियन जो माहौल है, बच्चों को उसी हिसाब से पालना चाहिए। अमेरिका को देखकर बच्चों को नहीं पालना चाहिए। जैसे आजकल आप बहुत ज़्यादा खबरें सुनेंगे कि बच्चे को अचानक कोई बात ठेस लग गई और उसने सुसाइड कर लिया। 15-16 साल तक आपने बच्चे को एक लफ्ज़ नहीं कहा, उसके हर डिमांड को पूरा किया, उसको इस बात का एहसास दिलाया कि जो भी वो बोल रहा है वही सबसे ऊपर है। उसके सोचने के पहले आपने उन चीज़ों को पेश कर दिया जो वो पाना चाहता है, और अचानक से एक दिन आपने उससे मोबाइल छीन लिया या फिर डांट दिया और वो भावुक हुआ और उसने ऐसा कदम कोई उठा लिया। तो इसमें पेरेंटिंग का दोष इस लेवल पर है कि आपने उसको मेंटली टफ बनने का मौका नहीं दिया है। शुरू से थोड़ा सा उसको चैलेंज, बच्चा जब पैदा भी होता है ना, तो गर्भ से निकलते हुए स्ट्रगल करके निकलता है, और गर्भ से निकलते हुए जब स्ट्रगल करके निकलता है तो वहीं से उसकी मजबूती और सर्वाइवल का जो उसका की जिजीविषा है वहीं से झलकने लगती है। नेचुरल प्रोसेस भी यही है। तो आगे भी ज़िंदगी में उसको इतना स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा हर चीज़ के लिए। तो शुरू से उसको पालने में मत पालिए, सारी सुविधाएं दीजिए, लेकिन उसकी पेरेंटिंग में इस बात का ध्यान रखिए कि बचपन से ही उसको कुछ चीज़ों के लिए तो उद्यम करना पड़ेगा। सर जैसे अब आपका बचपन है, उसका एक परिवेश होगा, क्या आप मेहनत करके उस परिवेश में जो कठिनाइयाँ आई थी, जो परेशानियाँ आई थी, क्या आप उसको बदल सकते हो? बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन मैं 100% दावा नहीं कर सकता कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत से आप चीज़ों को बदल सकते हैं। समय का चक्र भी उसमें एक बड़ा योगदान देता है। जैसे मैं अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ तो मुझे भरोसा नहीं होता कि मैं इस समय आपके साथ बैठकर बात कर रहा हूँ। तो समय किस हिसाब से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ता है। अगर यही समय थोड़ा सा नकारात्मक तरीके से आया रहता तो मैं कहीं और रहता और वो ज़्यादा नेगेटिव होता मेरी ज़िंदगी के लिए। तो मेहनत प्राइमरी शर्त तो है ही ज़िंदगी को बदलने के लिए, और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उसमें आपकी परवरिश भी बड़ा योगदान देती है कि आप, जैसे मेरे साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें गुजरी जब मैं उस मुहाने पर आ गया था, जब क्योंकि फादर नहीं रहे थे, मर्डर हुआ था, तो बहुत लंबे समय तक एक रिवेंज टाइप का जो होता है मन में भाव वो रहा।
और जाहिर तौर पर उसके रास्ते अलग होते हैं। तो वहाँ तक पहुँच गया था जहाँ से अब डिरेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, ऑलमोस्ट डिरेल्ड था। बदला उसमें मेरी अपनी मेहनत तो जो रही सो रही, वैल्यूज़ जो आ रहे थे मेरे फादर से कि मैं किसी को हार्म नहीं कर सकता था, बिना किसी दोष के मैं किसी पर कोई हमला नहीं कर सकता था, नुकसान नहीं कर सकता था, उसका बड़ा नुकसान नहीं होने देना चाहता था। तो वो एक वैल्यू सिस्टम का पार्ट था, उसमें भी एक ईमानदारी थी। एक और चीज़ जुड़ी हुई थी कि मेरे फादर का मेरे मन में जो परसेप्शन था और समाज में जो परसेप्शन था, वो बड़े साहित्यकार थे, बड़े पत्रकार थे, उनकी विरासत को जिंदा रखने की भी एक आग थी भीतर। तो इन सब ने मुझे खींचकर सही जगह पर पहुंचा दिया, तो मैं पत्रकारिता में चला गया। तो पत्रकारिता मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया, बल्कि उसी विरासत को ज़िंदा रखने के लिए मैंने अपना रास्ता मोड़ लिया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मैं इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए गया था पटना। और जब पटना पहुंचा तो वहाँ तो हज़ारों की संख्या में, जैसे कोचिंग इंडस्ट्री में होता है, केसी सिन्हा एक बहुत बड़े वहाँ मैथमेटिक्स के टीचर थे, उस समय पढ़ाते थे, अभी भी हैं। तो उनके बैच में मैं गया पढ़ने के लिए। सबसे पीछे बैठता था, वो 600-700 लोग बैठते थे, मतलब सबसे पीछे से आवाज़ भी नहीं जाती थी उनके पास। तो वहाँ तैयारी करते करते मुझे लगता है 6,000 6,500 उस समय उनकी फ़ीस हुआ करती थी। फिर इसी तैयारी के दौरान घर से पैसे भी लेता था मैं, क्योंकि रहना था पटना में। मेरा घर आरा में है, तो आरा और पटना के बीच करीब 60 किलोमीटर की दूरी है। तो एक दिन मैं घर गया और पापा के नहीं रहने पर जो आर्थिक जिम्मेदारी थी वो मेरे भैया ने संभाल रखी थी। तो मैंने देखा कि वो रात भर, दिन में एक कोचिंग में पढ़ाते थे, उनको 1,500 रुपये मिलते थे, और कंप्यूटर के टीचर थे वो। कंप्यूटर में उनका बड़ा अच्छा था, इंटरेस्ट भी था, और रात भर वो डीटीपी का काम किया करते थे। तो रात भर डीटीपी के काम में मैं जिस दिन पहुंचा, उस दिन संस्कृत की किताब उनके पास थी, और उस किताब को रात भर में करना था। पेज डिज़ाइन होता था उस संस्कृत के, हिंदी के, इंग्लिश के, सबका टाइप करना खुद से, फिर उसकी डिज़ाइनिंग करना, और फिर उस डिज़ाइनिंग को प्रिंट करा कर देना। तो 10 रुपये पर पेज मिलता था। तो वो दिन बड़ा भारी था। मैंने पहली बार समझा कि पैसा आ कैसे रहा है, घर चल कैसे रहा है, और मैं बहुत अपसेट हुआ। तो अगले दिन मैं पटना जब गया तो मैंने दोपहर में भैया को फ़ोन किया कि मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग के पूरे प्रिपरेशन में करीब करीब मेरा जो आकलन था, मिनिमम भी, आप किसी मेरिट पर भी जाते हैं तो वहाँ रहने का, हॉस्टल का, ये सब खर्च मिला के 4-4.5 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है, और फिर ही डिसाइड किया कि मुझे कोई ऐसा काम करना है जिसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट हो। तो उस समय मेरे भैया बड़ी टूटे भी थे, क्योंकि उनका सपना था खुद इंजीनियर बनने का। पापा के नहीं रहने में वो सपना टूट गया, वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बन जाऊं। अब मैंने क्योंकि अब पाँव पीछे कर लिए, तो उनका सपना ही टूट गया एक तरीके से। मैंने उनसे पूछा भी था कि भाई पैसा आएगा कहाँ से। उन्होंने कहा उसकी चिंता तुम मत करो। लेकिन मैंने जब ज़मीनी हकीकत देखी तो पता चला पैसा है ही नहीं। ये तो कर्ज लेने वाली बात है कि किसी तरह कर्ज लेके पढ़ा लेंगे, और उसके लिए मैं रेडी नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ मैं जाऊंगा किसी न किसी रोज़गार में। और वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट मेरे पास सिर्फ एक चीज़ की थी कि कलम मुझे विरासत में मिली हुई थी। मैं लिखता था शुरू से ही, ठीक है, 9th क्लास के बाद ही से। तो फिर मैंने अखबारों के चक्कर काटे थोड़े, और प्रभात खबर को फाइनली ज्वाइन कर लिया, तो और पत्रकारिता में आ गया। तो सर, इसी में एक सवाल है कि जो आपकी लाइफ है वो धीरे धीरे चल रही है, तो ये जो लर्निंग्स आपको मिली, ये जो विचारों में परिपक्वता है, या फिर जो एक मैच्योरिटी है, ये इवेंट्स होने के बाद आ रही है, या फिर इवेंट्स के साथ साथ कहीं से कुछ इंटरनली जो वैल्यूज़ की आप बात कर रहे हो, वो चीज़ आपको इस राह पे ड्राइव कर रही है? आप पहले से कोई किताब की तरह चीज़ों को फ्रेम नहीं कर सकते, आप समय के साथ चलते चलते सीख रहे हैं। जैसे आज हम बात कर रहे हैं ना कि मेहनत से क्या चीज़ें बदली जा सकती हैं, ये तो एक पर्टिकुलर केस है ना मेरा। कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मेहनत से चीज़ें नहीं बदल पाई हैं, या फिर उसी रास्ते पर नहीं जा पाए जिस रास्ते पर जाना चाहिए था, समय ने अलाउ नहीं किया। तो इवेंट जैसे जैसे होगा, आप साथ साथ चलते जाएंगे, उस समय आपको समझ नहीं आएगा। आज आप जो फैसले ले रहे हैं वो आप कितना भी दावा कर लीजिए कि सही है या गलत, आप जान रहे हैं या आप जान नहीं रहे हैं,
वो साबित भविष्य में होगा। तो अभी से मुड़ कर देखने पर मैं कोई कहानी बयां कर पा रहा हूँ, उस समय तो कोई कहानी ही नहीं थी, उस समय तो साथ साथ चल रहे थे। तो इवेंट के साथ साथ ही ज़िंदगी चलती है। तो सर इसी में अगर मैं उस समय की बात करूं, उस टाइम पे यूपी या बिहार का जैसा माहौल था, जैसा आपने बोला कि सभी इंजीनियरिंग करना चाहते थे, एक दौर ऐसा भी आता है कि जो इंजीनियरिंग कर चुका है वो यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की तैयारी करेगा। तो आज के माहौल में आपको क्या बदलाव दिखता है कि मतलब इन दशकों के बाद कुछ परिवर्तन आया है या आज भी ये एक कल्चर की तरह चलता चला जा रहा है? यूपी बिहार में अभी भी मेडिकल इंजीनियरिंग का क्रेज तो है, गुंडागर्दी का क्रेज थोड़ा सा कम हुआ है, तो हमारे समय में ज़्यादा था। तो आप किया करते थे अपने कॉलेज के दिनों में? मैं उसको मतलब बहुत उस हिस्से को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता, लेकिन आरा जैसे शहर में आप उससे अछूते रह जाएंगे इसकी संभावना कम है, और मेरे बैकग्राउंड में तो खास तौर पर। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ बहुत मेंटेन किया था कि मेरे घर तक इसकी सूचना ना पहुँचे कि मेरी बाहर की कारस्तानियाँ क्या हैं, या मेरे मोहल्ले तक सूचना ना पहुँचे, क्योंकि मोहल्ले तक पहुँच गई बात तो फिर घर पहुँच जाएगी। तो मैंने इसको बहुत मेंटेन किया, हालांकि वो एक समय तक मेंटेन रहता है, उसके बाद तो नहीं रहता, बात पहुँच जाती है। सर जैसे आरा जैसे जो जिले हो गए वो मतलब उनकी अलग ही कहानियाँ हैं, उनको जो बहुत लोग जानते हैं समझते हैं एक अलग है। तो इस माहौल में भी क्या कुछ बदलाव आया है? अगर आज हम 2024 में बात कर रहे हैं तो आपको लगता है उस परिवेश में कुछ परिवर्तन आया है? अवेयरनेस बच्चों में तो आई है। मतलब पहले एक लाइब्रेरी हुआ करता था जिसमें कुछ किताबें और मैगजीन्स रहते थे, जिसमें बड़े बुजुर्ग टाइप के लोग जाते थे, बच्चे नहीं जाते थे। आज की तारीख में अभी 3-4 दिन पहले वहाँ के एक स्टूडेंट से बात हुई मेरी, तो उसने कहा कि आप आइए सर, तो आपको लाइब्रेरी ले चलेंगे। तो मैंने पूछा कि कहाँ पे लाइब्रेरी है? तो नागरिक प्रचारणी के पास। उसने कहा कि कई सारे ऐसे लाइब्रेरीज खुले हुए हैं, और ये मुझे पहले से भी पता था। तो आज की तारीख में वहाँ भी बच्चे ऐसी ही तैयारी कर रहे हैं जैसे मुखर्जी नगर में तैयारी हो रही है। तो वो जाते हैं लाइब्रेरी में, बैठते हैं, आपस में ग्रुप डिस्कशंस करते हैं और अच्छा कर रहे हैं। रवीश कुमार की एक रिपोर्ट आई थी जो बड़ी ज़्यादा फेमस हुई थी कि जैन कॉलेज के प्रांगण में बैठ के और बच्चे पढ़ रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। जैन कॉलेज आरा के गलियारे में बैठे ये बच्चे ग्रुप बनाकर पढ़ाई कर रहे हैं। इतने अच्छे लड़के आपको किसी शहर के नहीं मिलेंगे, वाकई, जो पढ़ाई नहीं होने पर भी पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आरा में आपको कॉलेज के खंडहरों के बीच इसी तरह से छात्र समूह बनाकर स्वाध्याय करते मिलेंगे। हम जिस समय पढ़ते थे उस समय न तो अवेयरनेस थी, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जेएनयू वगैरह का नाम नहीं सुना था हमने। डीयू जाने वाले लोगों को लगता था कि ये तो बहुत बड़े 30 मार खां लोग होते होंगे, अदरवाइज डीयू में पढ़ना तो अलग ही बात है। बाद में मुझे अफसोस हुआ कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए था लेकिन उस समय तो पता ही नहीं था ना। उस समय हमारे लिए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी इग्नू। तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी वहाँ का यूनिवर्सिटी है जो वहाँ की, उसमें कोर्स 5-5 साल पर पूरा होता था, 6-6 साल पर। तो उस समय जो सबसे रिवॉल्यूशनरी कदम था जो मैंने भी उठाया कि इग्नू से मैथ ऑनर्स किया मैंने, और बाद में इग्नू से मैथ ऑनर्स अपने आप में ही था कि मैथ की इग्नू की किताबें कोई प्रोफेसर छूना नहीं चाहता था तो इससे भी जुड़े हालांकि बहुत वाकये हैं। कोई नहीं सर, अभी भी डॉक्टरेट की डिग्री तो डीयू से आ ही सकती है। तो एक इग्नू से जब मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहा था ना, तो एक पेपर होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो लगातार बुरे स्थिति में चल रहा था और लग रहा था कि पार नहीं हो पाएगा। और मैं उस समय इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, पढ़ने को लेकर मेरी सेकेंडरी पोजीशन थी कि एग्ज़ाम वगैरह देना भी मैं सेकेंडरी मानता था। जैसे बोर्ड का जब एग्ज़ाम था मेरा, तो अच्छा ध्यान रखना है कि इसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, बस ये करना है कि आपको नहीं करना याद है। कर रहे हैं हम। अगर स्टूडेंट कोई देख रहे हैं, इनको ये काम नहीं करना है, इस हिसाब से इस चीज़ को सुनना है। तो बोर्ड का जब एग्ज़ाम था तो 10 बजे से एग्ज़ाम हुआ करता था और 8 बजे सुबह हमारे टूर्नामेंट का मैच था। तो मैं इतना सिंसियर इंसान था कि 8 बजे सुबह मैच खेलने के बाद, बैटिंग करने के बाद फिर वहाँ से गया एग्ज़ाम देने के लिए। तो मुझे इस बात में कोई खराबी नहीं लगती थी कि पहले प्रायोरिटी है कि टूर्नामेंट में सेमीफाइनल पहुँच गए, उसको खेल लेते हैं, फिर चले जाएंगे। ग्रेजुएशन तक में तो ये टेम्परमेंट और ज़्यादा अप चला गया, और उसकी एक वजह थी कि पापा नहीं रहे, अदरवाइज़ कभी ऐसी स्थिति नहीं आती। तो धीरे धीरे आपके जो संगत होते हैं, आपका अपना टेम्परमेंट होता है, वो आपको उद्दंड बनाते जाता है, और उद्दंडता एक हद तक चली जाती है कि अब आप किसी के भी
हैसियत से बाहर होते जाते हैं। तो ग्रेजुएशन में भी वही स्थिति थी कि गए पेपर देने के लिए, कोई बात हो गई एग्जामिनर से, पेपर पकड़ा के चले आए कि बाढ़ में जाओ, नहीं देंगे पेपर। उस समय ऐसा लगता था कि मेरे पेपर देने से इंडिया की कुछ तस्वीरें शायद इधर उधर हो जाएंगी। एक बार तो हमने 3 दोस्तों ने मिलकर, एक मेरा दोस्त बड़ा अच्छा दाल का तड़का बनाता था, 3 दोस्तों ने हमने मिलकर 1 केजी चावल और दाल का तड़का बनाकर खाया, और इस स्थिति तक खाया कि अब 2 बजे से एग्ज़ाम था और नीचे जब उतरे तो लगा कि अब जा नहीं पाएंगे, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ही था, तो फाइनली नहीं जा पाए। वापस आकर सो गए, तो एग्ज़ाम छोड़ दिया मैंने। इतनी निश्चिंतता के बीच फाइनली अब ये हुआ कि यार इसमें तो फंस गए, करना तो पड़ेगा ही, एक ही पेपर अटका हुआ है। तो अभी भी एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं टिस में, मैं उनको भैया बोलता हूँ, अरिंदम बोस नाम है उनका, पटना से ही है। तो बीएन कॉलेज में वो उनका बड़ा नाम था, बीएन कॉलेज के जो मैथ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनके शिष्य थे वो। तो मैंने उनसे पूछा पहले कि सर बताइए किसी के बारे में, और वो मुझे समझते थे शायद, बाद में मुझे पता चला क्योंकि अभी भी मैं संपर्क में हूँ। तो वो समझते थे शायद कि ये बहुत उद्दंड लड़का है, आरा का थोड़ा सा ऐसे भी खौफ था वहाँ पर। तो उन्होंने टालने के लिए मुझे भेज दिया उनके पास, अरिंदम बोस के पास, वो उसूलों के एकदम पक्के आदमी। और साथ में बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने उनको चेतावनी भी दे दी थी कि यार थोड़ा सावधान रहना, लड़का ठीक नहीं है। तो मैं गया उनसे मिलने, और मैं भी बहुत परेशान हो चुका था। तो मैं जब उनसे मिलने गया तो मैंने कहा कि भाई पढ़ना है, इस पेपर को पास करना है सर, बताइए। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो बहुत ज़्यादा उद्दंडता में मैंने उनसे कहा कि भाई यहाँ पढ़ाएंगे या आरा चल के पढ़ाएंगे। अमृत उपाध्याय मेरे बहुत ही करीबी मित्र हैं, और एक समय वो मेरे छात्र थे। ये उन दिनों की बात है जब मैं पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में लेक्चरर था और गणित पढ़ाता था, स्नातक स्तर की गणित पढ़ाता था। और अमृत की जब सिफारिश आई, फिर अमृत खुद भी मिलने आए मुझसे। तो जब वो मिलने आए तो वो थोड़ा बलपूर्वक उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ाना ही होगा, क्योंकि इग्नू में उसके शायद 1 या 2 सेमेस्टर बाकी थे और 2-3 सब्जेक्ट ही बाकी थे, और वो पूरा कर लेगा तो उसकी बीएससी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। और बीएससी मैथ पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं था, और अगर मैं उसे ना पढ़ाया, पटना में पढ़ाऊँ या आरा में जाके पढ़ाऊँ, ये उसका संदेश था उसका। उसने बलपूर्वक ये बात कही जो मुझे जची नहीं। मैं घर में जाके मेरे पिताजी से मैंने ये चर्चा की, तो उन्होंने मुझे सुझाया, और जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, कि उन्होंने कहा शायद ये बच्चा ऐसे माहौल से आया हो जहाँ पे चीज़ें बलपूर्वक ही हासिल की जाती हैं। तो आगे चल के जब अमृत को मैंने अच्छे से जाना समझा, तब लगा कि हाँ, ये हकीकत में ऐसा ही हुआ था। उसका बचपन, उसके बचपन में जो हादसाएं हुई या उसने जो देखे अपने आसपास, उसे यही लगा होगा कि चीज़ों को हासिल करने का एक उपाय ये भी होता है कि आप ज़बरदस्ती वो हासिल करो। मेरे पिताजी ने दूसरी बात ये भी कहा, उन्होंने कहा कि बच्चे में जुनून है। उन्होंने गलत रास्ते का तो इस्तेमाल नहीं किया, वो सीधा तुम्हारे पास आया और पढ़ने की गुजारिश कर रहा है। वो तो गलत रास्ते से नंबर बढ़वाना या दूसरे अलग अलग जो अनफेयर मीन्स होते हैं, वो तो उसने अडॉप्ट नहीं किया। तो थोड़ा सा रिकन्सिडर करो, थोड़ा सोचो। तो मैं पिताजी के कहने पर दोबारा जब अमृत मिलने आया तो मैंने पढ़ाया, मैंने मान लिया, और वो घर पर आकर मुझसे वो लेसन्स लेने लगा। शुरू में तो मुझे दिक्कत होती थी, क्योंकि जिस तरह से अप्रोच किया गया था वो मुझे जचा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ही अमृत में मैंने एक वो जुनून देखा जो मेरे पिताजी ने जिस चीज़ की उल्लेख की थी। वो सही में सीखना चाहता था, और वो सीख कर कॉन्सेप्ट्स को, जो अवधारणाएं हैं, उसको वो अच्छे से समझ कर तब एग्ज़ाम पास करना चाह रहा था। इंसान कितना बड़ा होता है इस बात का अंदाजा लगाइए। वो भी बंगाली बाबू हैं, उनकी तरफ से भी हाँ, तो कुछ जवाब आया हो। नहीं, वो तो उनका जवाब बड़ा सटीक था। आज तक वो जवाब महसूस होता है मुझे। छोटा इंसान, छोटी सोच वाला इंसान और बड़े सोच वाले इंसान में क्या अंतर होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उनसे एक लाइन कहा जो बहुत छोटी सोच वाले इंसान की तरफ से बोला गया, कि एक तरीके की धमकी है टीचर को। उन्होंने उसको इस हिसाब से नहीं लिया।
उन्होंने इसमें देखा कि ठीक है, इस लड़के का बैकग्राउंड थोड़ा सा वैसा है जो सावधान रहने लायक है, लेकिन इसने ये इतनी बड़ी बात बोली है, इसके पीछे इसके पढ़ने की इच्छा तो है, पढ़ने के लिए आया। ये पढ़ने के लिए बोल रहा है ना। इतनी बड़ी बात बोलने, यही मैं कह रहा हूँ कि बड़े सोच का आदमी जो होता है वो सीखने को यहीं से मिलता है। और फिर उन्होंने फाइनली मुझे पढ़ाया। मैं और मेरा एक दोस्त था जो दोनों लोग जाते थे, प्रमोद नाम था। तो दोनों लोग जाते थे और साबित हमने किया कि बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, 10 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, हम पहुंच जाते थे और आरा से पहुंच जाते थे। वो इस बात से बहुत प्रभावित रहते थे। कई सालों बाद जब मैं पत्रकारिता के दौर से निकल रहा था, तब उनका फ़ोन अचानक से आया, कहीं से उन्होंने नंबर लिया और तब से अभी तक हम लोग संपर्क में हैं। टेस्ट में मैं जाता भी हूँ। इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों से बड़ा सीखते हैं। इस तरह से मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स कर लिया, लेकिन क्रेज़ था इंजीनियरिंग का, मेडिकल का। उस क्रेज़ में, पढ़ने में, पहले बच्चे में आरा जैसे शहर में या फिर पूरे बिहार की अगर बात करें, वो अवेयरनेस लेवल अभी पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी बढ़ी है। उसका एक रीज़न तो यूट्यूब खुद है, क्योंकि जैसे एजुकेशनल चैनल्स की रीच बढ़ी है तो घर घर तक इन चैनल्स की रीच हो गई है। किसी ने मुझे भेजा कि न्यूज़ एट 9 प्रोग्राम लाइब्रेरी में बच्चा देख रहा था, तो फ़ोटो खींच के उसने भेजा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। वजहें बहुत सारी हैं इसमें। एक तो डिजिटल क्रांति बड़ी वजह है, कोविड के बाद से और ज़्यादा ये डिजिटल क्रांति हुआ है। और सर इन चीज़ों पे आएंगे सर, इत्मीनान से आएंगे, इन चीज़ों पे डिटेल में पूछेंगे। बस एक अंतिम चीज़ मैं आपसे, जो हम युवा अवस्था की बात कर रहे हैं, कॉलेज के इन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारे बच्चे आपके इस किस्से से रिलेट करेंगे कि इनडिसिप्लिन होते हैं या थोड़े उग्र टाइप के रहते हैं। तो एक यू टर्न का पॉइंट आता है, जहाँ से आप लौट गए तो आप लौट गए, मतलब जीवन आपका सुगम हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। अगर नहीं लौट पाते हो तो फिर दिक्कतें होती हैं जीवन में। तो आपके लिए क्या ये जो घोष सर वाला किस्सा आपने बताया, वो एक यू टर्न की तरह उसने काम किया था? नहीं, ये यू टर्न नहीं था। उस समय मेरी समझ नहीं थी कि मैंने क्या बोल दिया और क्या हुआ और क्या नहीं। यू टर्न के लिए कोई इवेंट था जिसने यू टर्न आपको... के लिए इवेंट हुआ कि मेरे भाई की शादी मैंने ही तय की, मैंने उसको पूरा ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छे से किया। उस समय तक मेरा अब ये सेंस डेवलप हो गया था कि मेरी जिम्मेदारी है। तो लेकिन बड़ी विचित्र बात थी कि बड़े भाई की शादी के लिए बात आप कर रहे हैं, और उस समय हमारा जो ग्रुप था काफ़ी बड़ा था। मतलब दिन भर में 60-70 लोग एक साथ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता था। उसमें भी कुछ लोग वैसे थे जिनके थोड़े बैकग्राउंड फैमिली के, इसको क्या ही अब शब्द दूं मैं, लेकिन थोड़ा वैसा था जिनका समाज में अलग लेवल पर पहचान थी। तो हम लोग उसको काफ़ी एंजॉय भी करते थे। मैंने कहा ना कि एक समय के बाद आपको अपनी ही चली हुई चीज़ों का या फिर जो समय गुजर रहा है उसमें आपको ये अंदाज़ा नहीं रहता कि आपकी सीमा कितनी होनी चाहिए, और उस समय तो और भी नहीं होता। तो युवा अवस्था अभी अभी चढ़ा ही है। उस समय इंसान अपने आप के सामने किसी को समझता नहीं है। बट अच्छी चीज़ थी कि इसके पहले मैंने पत्रकारिता शुरू कर दी थी। प्रभात खबर में मैं 2004 में ही जुड़ गया था और कुछ बाईलाइन स्टोरीज मेरी फ्रंट पेज पर आ चुकी थी। एनडीटीवी ने मुझे अप्रोच कर लिया था, पटना के से आया था, पटना ऑफिस से फ़ोन। बहुत ही मेरे मतलब पहला अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम मैं कहूँ तो एनडीटीवी के साथ था। छोटे लेवल पर काम था। भोजपुर, बक्सर, रोहतास 3 ज़िलों के प्रभारी के तौर पर काम था, स्टोरीज चलती थी। तो वहाँ भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। 6 तक आते आते स्थिति थी कि मैं अब मीडिया में भी एक्टिव था, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी काम भी कर रहा था। 5 का बिहार इलेक्शन भी मैंने कवर कर लिया था। 7 तक आते आते मैंने फिर यहाँ दिल्ली के लिए पहली बार हुआ कि दिल्ली जाना चाहिए। एक बड़ा बदलाव हुआ था। मेरे जो वहाँ बॉस थे वो यहाँ आकर प्रभारी बन गए थे एनडीटीवी में। तो एक चांस था मेरे पास, उन्होंने कहा भी था कि ट्राई करने के लिए। लेकिन उस समय मुझे एहसास हुआ कि भैया की शादी की जिम्मेदारी पूरी करनी है, और संयोग से एक जगह शादी तय हुई। शादी तय होने के बाद वो सब पूरा करने के बाद मैं थोड़ा लेट आया, 6-7 महीने बाद आया दिल्ली। इस इन बिटवीन मेरे सिस्टर यूपीएससी का इंटरव्यू उन्होंने दिया, और वो बार बार चाहती थी कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी करूं। तो उसके बाद मैं और एक मेरा दोस्त
जो काफ़ी दबंग टाइप का था। हम्म। तो हम दोनों लोग वहाँ से यहाँ आ गए कुछ दिन के लिए दिल्ली, और पालम में आकर हमने डेरा डाल दिया। और पालम में जब डेरा डाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी न्यूज़ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं जाकर देखूं न्यूज़ इंडस्ट्री यहाँ चलती कैसे है। तो किसी से पता चला कि भाई नोएडा में रजनीगंधा चौक है एक, सेक्टर 16 में, वहाँ जाइए और वहाँ से रिक्शा पकड़िएगा तो वो घुमाएगा कि कौन सा न्यूज़ चैनल कहाँ पे है। तो मैंने वही किया। उस ज़माने में हालांकि 10 रुपये मेरे पास मतलब बड़ा होता था, पैसे की आमद नहीं थी, तो कम थी, बहुत कम थी, मतलब NDTV और वो सब मिला के, क्योंकि मैं मूडी तरीके से काम कर रहा था तो उतना नहीं था। तो फिर वहाँ से मैं गया, 10 रुपये अपना दिया और घूम के जी न्यूज़ और देख के खुशी हुई कि भाई अच्छा। उस समय मेरी नज़र हमेशा बाहर कार पर पड़ती थी कि इतनी सारी कार है। मुझे लगता था कि यार यहाँ प्रेस में काम करने वाले लोग पैसा कमाते हैं, इसका मतलब, नहीं तो कार इतनी सारी क्यों लगी रहती है। तो बचकानी सी बातें थी। आपको और मज़ा आएगा जानकर कि मेरी पहली नौकरी की खुशी इस बात की नहीं थी कि मैंने नौकरी की, वहाँ मैं घूमता रहा ना जब, तो पहली नज़र तो कार पर पड़ी। इतने सारे कार, छोटे से लेकर बड़े तक। मैंने समझा कि दिल्ली पत्रकारों का रेंज दिल्ली में ही है। ठीक है। और उसके बाद ऐसे घूमते घूमते एक मुझे पता चला था किसी से कि एक चैनल आने वाला है जो भोजपुरी में आता है, भोजपुरी में आएगा, लॉन्च की तैयारी है और ग्रुप बड़ा है। तो उन्होंने ऐसे ही एड्रेस मुझे बताया था कि इस बिल्डिंग के बगल में जाइएगा तो एक प्रज्ञा करके बिल्डिंग है, बहुत अच्छी सी बिल्डिंग है, ऐसा है वैसा है। वो संयोग से घूमते घूमते मुझे सामने दिख गई बिल्डिंग। तो मैंने रिक्शे वाले को रोका और कहा कि 2 मिनट वेट करो। फिर मैं अंदर जाने की कोशिश, उन्होंने नाम भी बताया था एडिटर का कि उनसे मिल सकते हो। तो मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो उसने मना कर दिया कि भाई अंदर नहीं जाना है। और पहली बार मुझे टीवी पर जो दिखाता है ना, वो एहसास हुआ अपॉइंटमेंट है क्या। हमने अपॉइंटमेंट नाम सुना ही नहीं है। अपॉइंटमेंट जहाँ जाना है धड़ल्ले से घुस जाते हैं। तो उसने रोक दिया। बलिया का था गार्ड, तो बलिया के गार्ड से थोड़ी अपना भोजपुरी में परिचय हो गया। तो उसने कहा कि अभी वो आएंगे सिगरेट पीने बाहर, तो मिल लीजिएगा, लेकिन उस समय थोड़ा नाटक करके जाइएगा, कि धक्का मार के जाइएगा, ऐसा ना लगे कि हम ही भेजे हैं, नहीं तो नौकरी चल जाएगी। तो वो आए सही में। उसको पता था कि ये आदमी हर 1 घंटे पे सिगरेट पीता है। वो धक्का झेल गया आपका जिस तो तरीके वो से? हाँ मैंने हल्का से ऐसे करके और उनके पास में गया और उनसे बात हुई। उन्होंने तत्काल कहा कि अच्छा तुम आरा से हो तो भोजपुरी लिखते भी हो। हमने लिखे कभी नहीं है, लेकिन लिख देंगे। अब यहाँ जो कहानी में ट्विस्ट है ये है कि मैं आया हूँ दिल्ली रहने के लिए नहीं, मैं दिल्ली आया हूँ 3-4 महीने के लिए और मुझे वापस जाना है आरा। और 3-4 महीने एक तरीके से हम किसी सेंसिटिव इशू की वजह से वहाँ से हट गए कि बात ना बढ़ जाए। अब दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमें 3-4 महीना काटना है। और मेरी समस्या ये है कि मई का महीना है, अप्रैल में आए थे, मई का महीना था, 1 मई की बात है या 30 अप्रैल की बात है। अब समस्या बस इतनी सी है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मेरी सिस्टर का जो रूम था वो था गांधी विहार में। वो 25 गज का रूम था, उसमें वेंटिलेशन है ही नहीं, ज़बरदस्त गर्मी, मतलब उबल रहा था। और पालम में अगर जाएं तो वहाँ भी कोई बहुत बड़ा रूम नहीं था, वही स्थिति थी। तो वहाँ मेरा अब एक ही लस्ट बचा था कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ AC चलता हो। ठीक है। नौकरी मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी ही नहीं, AC चाहिए। AC था मई में। यार कहीं AC चलने वाली जगह पर भले दिन भर बैठने के लिए कोई पैसा ना दे, काम करा ले कुछ। तो इसी भाव से मैं गया था मिलने के लिए, ईगरनेस। नौकरी पाने की थी नहीं, जाना तो वापस था। संयोग ऐसा बना कि उन्होंने कहा कि भाई जाकर फलां व्यक्ति से मिल लीजिए। मैं गया, वहाँ मिला और उनसे बातचीत हुई। फिर उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं पर्सनल नंबर अमूमन देता नहीं, मेरे लिए इन बातों का कोई वैल्यू नहीं था, क्योंकि मैं पर्सनल नंबर लेने में यकीन रखता ही नहीं हूँ। तो मैं चला गया वहाँ से, और जब तक घर पहुँचा वहाँ से फ़ोन आ गया कि संपादक जी मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है कल आते हैं। तो कल चले गए, संपादक जी से मिले। AC चल रहा था केबिन में।
सही चीज है। यही तो चाहिए। यही चाहिए था इस मई के महीने में। हाँ। भाई आप याद कीजिए ना, वो जमाना ऐसा था कि एसबीआई के एटीएम में लोग इसलिए घुसते थे कि भैया थोड़ी देर आराम मिल जाए। और मुखर्जी नगर और गांधी विहार में रहने वाले बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी बात है। मेरा तो गांधी विहार में पर्पस ही नहीं था ना, आईएएस आईपीएस तो बनना नहीं था। मैं तो ऐसे सिस्टर के साथ रह रहा था, उसकी तैयारी में मेरी मदद हो जाती थी। मैं उस जमाने में भी हिंदी साहित्य उसको पढ़ पढ़ के पढ़ा देता था। तो फिर बातचीत हुई, संपादक जी ने कहा कि भाई एक्स अमाउंट देंगे। मैंने कहा कि ठीक है, अमाउंट इज नॉट मैटर। 3 महीना मुझे पता है कि ये आदमी रखेगा, मैं 3 महीने बाद भाग जाऊंगा। तो मैंने कहा कब से ज्वाइन करना है? मैंने कहा कि अभी से। मैंने कहा अति उत्तम, आज का भी एसी मिला। फिर मैं ऑफिस घूमा, पूरे ऑफिस में एसी, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो मुझे लगा कि ठीक जगह है। फिर मैंने वहाँ कामकाज शुरू कर दिया। और संयोग से ऐसा था कि एकदम लॉन्च होने वाली टीम थी, तो उन्होंने तुरंत, कदकाठी ठीक थी उस समय, इतना मोटा वोटा भी नहीं था, पतला दुबला सा था। तो उन्होंने थोड़ा वो प्रभावित थे, और आगे का स्कोप देख लेता है ना मैनेजर की, भाई आगे क्या करा सकते हैं। तो 10 दिन बाद वो आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि यार एंकरिंग करनी है तुमको। तो फिर हुआ कि ठीक है एंकरिंग करनी है भाई। तो एंकरिंग के लिए कपड़ा वपड़ा बना। मेरे लिए सब कुछ नया था ना, कि सूट बन रहा है, कंपनी बनवा रही है। मेरे तो इमेजिनेशन से बाहर है कि कंपनी सूट क्यों बनवाएगी भाई। फिर मुझे भेजा गया कि प्रैक्टिस कीजिए। तो जिस बालिका ने प्रैक्टिस शुरू करवाई वहाँ मुझे एंकरिंग की, तो उस समय मैं आरा से आया था। सारे शब्द बड़े अजीबोगरीब होते थे मेरे। एक्सेंट वैसा था कि एकदम समझ में आ जाए आपको दूर से कि एकदम आरा का है या फिर बिहार का है। उन एक्सेंट्स के साथ वैसे थोड़ी बदतमीज़ी भी भरी हुई थी, तो आवाज़ भी वैसा थोड़ा चलता था। तो शिवानी ने मुझे सिखाना शुरू किया एंकरिंग। 2-3 लोग थे, लेकिन उसमें एक नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ कि वो आज मेरी पत्नी है। तो उन्होंने बहुत सारे बताया कि भाई इसको ऐसे बोलते हैं, ज नहीं बोलते हैं, ज बोलते हैं, ज़रूरत बोलते हैं, ज़रूरत नहीं बोलते हैं। फिर इसी दौरान एक राकेश पाठक व्यक्ति हैं, उनसे मुलाकात, वो भी हमारे सीनियर एंकर थे। उन्होंने बहुत मदद की, उनकी आवाज़ का मैं आज भी कायल हूँ। तो इस तरह से करते कराते मैं वहाँ थोड़ा बहुत सीखने लगा। और उसके बाद लॉन्च पार्टी हुई कुछ ही दिन बाद, और मैं जिसको मजाक समझ रहा था अभी तक, मैंने अपने भैया को नौकरी लगते ही फ़ोन किया था कि मैं करूँगा नहीं इसको, मामला यही है एसी वाला। और मेरे भैया मेरे मनोविज्ञान को बड़ा अच्छा समझते हैं। उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ करना मत, जब तक मन हो तब तक करो। उनको पता है कुछ दिन कर लेगा शायद टिक जाए। वो चाहते थे कि ये वापस ना आए। और हो सकता है अगर वो बोल देते कि करो करो करो, तो उसका रिएक्शन आता कि तो फिर तो नहीं करते। तो उनको अच्छे से पता है। उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया किसी चीज़ की। मतलब पापा के नहीं रहने में मैं कह सकता हूँ कि मेरे भैया ने एक पिता वाली पूरी भूमिका निभाई। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है तुम्हारी मर्जी है। लेकिन जब गए हयात में लॉन्च पार्टी में, तब तक तो मैं बहुत इज्जत नहीं कर रहा था। एक तो उसका नाम ही था महुआ। तो हम लोग जो फर्स्ट डे गए, हम लोग खूब हंसे कि भाई महुआ कैसा नाम है। लेकिन जब लॉन्च हुआ, ग्रैंड लॉन्च हुआ, हयात में गए, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग, लालू यादव रेल मंत्री थे उस समय शायद, अगर मैं याद कर पा रहा हूँ ठीक। तो बहुत जमात आई, लालू यादव आए, चीफ गेस्ट थे, और बड़े बड़े लोग आए। बढ़िया रहा। हयात में अलग एक कोट वोट पहन के आदमी भौकाल में था। मुझे लगा कि यार रिकन्सिडर करना चाहिए इसको। और तुरंत ही पता चला कि हिंदी में न्यूज़ चैनल शुरू हो रहा है, तो हिंदी की भी प्रैक्टिस होने लगी। और इस तरह से प्रैक्टिस करते करते हम न्यूज़ चैनल वाले पार्ट पे थे। महुआ एक इंफोटेनमेंट चैनल था, लेकिन तुरंत ही न्यूज़ चैनल, तो हम न्यूज़ चैनल में 24 आवर्स न्यूज़ चैनल में शिफ्ट हो गए। और वहाँ बहुत सारे लोग मिले, जी न्यूज़ से और आज तक से, सीनियर लोग जो आज भी बहुत सीनियर मोस्ट हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ऐसा करते करते लाइफ ने फिर से एक टर्न ले लिया। तो अगर आप रियल यू टर्न कहेंगे, तो मैं इस पोर्शन को कहूँगा कि ये रियल यू टर्न है। और सर ये शायद यू टर्न ही नहीं था कि आपके जीवन पे ये जर्नलिज्म और मीडिया की जो इंडस्ट्री है, इसने गहरी छाप छोड़ी थी। तो सर आज के टाइम में अगर
जो चित्रण मीडिया का है, जर्नलिज्म का है, तो आप उसको कैसे देखते हो? देखिए, आज के टाइम में तो सीधे सीधे दो धड़े में दिख रही है पूरी मीडिया इंडस्ट्री। हालांकि अब मैं मेन स्ट्रीम मीडिया का पार्ट नहीं हूँ, मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया ऑलमोस्ट 2012 में छोड़ दिया था। तो इसी में सर मैं एक पूछना चाहूँगा, क्या कभी ऐसा दौर था जिस समय मीडिया जो है एक्चुअल में बायस्ड नहीं थी? क्या कोई ऐसा दौर था या मीडिया हमेशा से ही थोड़ा इस तरह नहीं, मेरी अपनी समझ तो ये कहती है कि 90s के दशक में जो पत्रकारिता होती थी वो निश्चित तौर पर उन लोगों के जमावड़ा था उसमें जो पत्रकारिता जुनून से करते थे, और उनका लस्ट पैसा कमाना नहीं था, वो पत्रकारिता करना चाहते थे, इसलिए पत्रकार थे। जहाँ तक बात निष्पक्षता की है, तो पहले ज़्यादा निष्पक्ष ज़रूर था। हो सकता है कि वैचारिक झुकाव, देखिए मैं कभी नहीं मानता कि किसी का वैचारिक झुकाव बिल्कुल एकदम शून्य होगा, किसी तरफ नहीं होगा, उस लिहाज से उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन आज की स्थिति में नहीं था। उस समय की पत्रकारिता में खोजी पत्रकारिता जिसको आप कहते हैं, वो खोजी पत्रकारिता उस समय दिखती थी, लोग खोजते थे, स्टोरीज निकालते थे, उसके पीछे कई सारे लेटर्स, मेरे फादर के ही मैं कई सारे आर्टिकल न्यूज़ ट्रैक में देखता हूँ, या फिर श्री वर्षा, धर्मयुग, सबके आर्टिकल्स मेरे पास हैं, मैंने कंपाइल करके रखा है। तो वो दिखता है कि वो डेयर रखते थे, लोग सिस्टम के अगेंस्ट लिखने में डरते नहीं थे। लेकिन हाँ, उस समय एक स्वस्थ माहौल भी था शायद, कि आप जिसके साथ उठ बैठ रहे हैं, अगर चीफ मिनिस्टर के साथ ही आप उठ बैठ रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी लिख पाते थे। और उस समय पे शायद आलोचना को देखा भी जाता था, झेला भी जाता था उस तरीके से, जो एक सहने की क्षमता है शायद आज खत्म हो चुकी है या कम हो चुकी है। तो अब माहौल ज़रूर चेंज हो गया। इनफैक्ट मैं जिस समय पत्रकारिता के दौर में आया, मैं भी ये नहीं कहूँगा कि वो असली पत्रकारिता थी। वो पत्रकारिता आप नहीं कह सकते। पत्रकारिता का मतलब रिपोर्टिंग से अगर आप निकालते हैं तो रिपोर्टिंग तो खोजी पत्रकारिता ही होनी चाहिए, और उसमें आपको इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो उस पर कहीं आप पर अटैक ना हो। अगर वो अटैक होता है तो आप फिर 19(1)(a) का कोई वैल्यू फिर नहीं रह जाता। तो सर इसमें ये नहीं लगता है कि समय भी बदल गया? अब लोग जिस तरीके से न्यूज़ उस ज़माने में कंज्यूम करते थे, जो 90s का दशक था जिसमें दूरदर्शन और ये सब चलते थे, आज जो अटेंशन स्पैन है एकदम कम हो गया है। तो उसमें मीडिया भी बदला है, मतलब मीडिया का ही दोष नहीं है, लोगों का मतलब ये ऐसा सवाल है जो पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा वाला सवाल है, कि मीडिया इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि हम क्या करें, हम तो वही दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, टीआरपी इसी पर आती है, और लोग ब्लेम करते हैं कि हम क्या देखें, दिखा तो यही रहे हैं। लेकिन सच बात है कि दोनों गुनहगार हैं इसमें, लेकिन ज़्यादा अगर गुनाह किसी ने किया है तो मीडिया इंडस्ट्रीज़ ने किया है। देखिए पूरे सिस्टम को कैसे चेंज किया गया, कि पहले न्यूज़ तय करने का अधिकार संपादक को था, और संपादक मालिक को घुसने नहीं देता था। मालिक को सिर्फ पैसे से रिलेटेड बातें करने की हैसियत थी। संपादक इतनी औकात वाला आदमी होता था कि मालिक हमेशा इस प्रेशर में तो रहता ही था कि अगर मैंने न्यूज़ में छेड़छाड़ की तो ये आदमी चला जाएगा जो सबसे काबिल आदमी है। भाई उसी के माइंडसेट से तो चीज़ें चल रही हैं। वो दौर था जब पत्रकार, क्योंकि संपादक की का वैल्यू है ना, तो फिर पत्रकारों का भी वैल्यू था। संपादक पर भी पत्रकारों का उतना प्रेशर था कि अगर ये खबर इस तरीके से नहीं छपी, एडिटेड छपी, दूसरा मोड़ देकर छपी, तो भाई मुझे खोना पड़ेगा, आप खो देंगे मुझे। इस इकोसिस्टम से चीज़ें चलती थी जहां खबर सबसे ऊपर रहती थी। खबर को मोड़ा जाना बहुत कठिन काम था। तो उसके बाद धीरे धीरे पूंजी का जब दबाव ज़्यादा बढ़ गया, मालिक ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया कि भाई न्यूज़ तो ये जाएगी, इस एंगल से जाएगी। और उसकी भी एक बड़ी वजह है, पहले संपादक बीच की कड़ी हुआ करता था, वो बीच की कड़ी से हट गया। अब तो मालिक और राजनेता अगर एक साथ आ गए एक पेज पर, तो इसकी भूमिका ख़त्म हो गई, और इसने भी अपनी भूमिका ख़त्म की। तो सर जैसे हम लोग रिसर्च जर्नलिज्म की बात कर रहे थे, जो उस समय पे हुआ करता था एक दशक में, आज जो आप बता रहे हो जो नेक्सस है पॉलिटिशियंस का या मीडिया हाउसेस का, उसमें आप खबर दिखाते नहीं हो या खोजते नहीं हो, आप खबर बनाते हो। तो आज के टाइम पे खबर बन रही है अपने हिसाब से, सुविधा अनुसार खबर को बनाया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को आगे आने वाले दिनों में बेहतर होते हुए देखते हो, या आपको लगता है कि अब ऐसे ही चलेगा जैसा चल रहा है?
देखिए, बेहतर तो कुछ हद तक चीज़ों को बदला है सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया के 50 नकारात्मक पहलू हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सकारात्मक पहलू ये है कि आज के दौर में जो मोनोपोली थी, उसको इसने ब्रेक किया है। आप ऐसे कई सारे लोगों को जान पाए हैं जो आवाज़ अगर उठा रहे हैं, तो फिर सोशल मीडिया की देन है कि उनकी आवाज़ भी बहुत लोगों तक पहुंच रही है। या फिर बहुत सारे भोंडे चैनल्स भी चल रहे हैं, बहुत सारी वाहियात कंटेंट भी हो रहा है। उसका एक बुरा पक्ष ये भी है कि सेंसर्ड तो है नहीं, कुछ भी चल रहा है, कोई भी आरोप चल रहा है। लेकिन हाँ, पहले जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के पास ताकत थी कि सिर्फ खबरों को वही बता सकती है, मतलब एक न्यूज़ जो सिर्फ और सिर्फ वही दिखाने की ताकत रख सकता है, वो आज ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। ज़्यादातर खबरें आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर पहले वायरल हुआ है, तब न्यूज़ इंडस्ट्री ने उसको उठाया है, तो वो मोनोपोली तो टूट गई है। अब आप खबर को दबा नहीं सकते, और क्योंकि दबा नहीं सकते तो बेटर होने की उम्मीद तो कर सकते हैं। दबाव में ही सही, एक सोशल मीडिया भी दबाव का क्षेत्र हो गया है, जिसके चलते आपको कई सारी खबरें उठानी पड़ती हैं। तो सिर्फ बना नहीं सकते। हाँ, बीच में एक दौर आया था जब खबरें बनती थीं, उनको डायरेक्शन दिया जाता था, अभी भी चल रहा है, लेकिन इस बीच में बेहतर होने की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। और मेरा अनुमान है कि हर एक साइकिल के बाद कुछ ना कुछ ऐसे लोग पैदा होते हैं जुनूनी, हर इंडस्ट्री में, जो उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी उम्मीद तो कहती है कि बेहतर होगा। तो सर, उम्मीद से एक सवाल हाँ, दूसरी बात कि नेक्सस का आरोप हम हमेशा नहीं लगा सकते। पत्रकारिता में भी सारे लोगों पर आरोप नहीं लग सकता, राजनेताओं में भी सारे लोगों पर आरोप नहीं लग सकता। तो मैं इस बात को बहुत नहीं मानता कि इसको पत्रकारिता और राजनेताओं का नेक्सस कहना चाहिए। मैं मानता हूं कि इसमें से कुछ लोग, और हर सिस्टम में जो कुछ लोग होते हैं, ये कुछ लोगों के बीच का है। इसको पूरी की पूरी पत्रकारिता को नहीं ले आ सकते इस कटघरे में, या पूरे के पूरे जो अपनी मीडिया इंडस्ट्री है उसको नहीं, मीडिया इंडस्ट्री हो गया, या फिर राजनेताओं की पूरी जो जमात है उसको नहीं ला सकते इसमें। तो सर, कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग का किस्सा है? क्योंकि एक तो मेरे को पता है, जो नक्सली क्षेत्र में आप गए थे, तो उस किस्से को याद करते हुए कभी फिर आता है कि यार कभी करें या कुछ? हाँ, वो होता है कि देखिए, मैं तो जब इधर आया, यूपीएससी के फील्ड से जुड़ा, तो मैंने बहुत सालों तक उसको मिस किया। और ये जो न्यूज़ प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये उसी मिस करने का परिणाम है। ठीक है सर, ये तो मतलब चलिए सर, वहाँ पे तो लॉस हुआ ग्राउंड रिपोर्टिंग पे, लेकिन जिस चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, न्यूज़ एट 9 PM जो सर करते हैं, एक पाइनियर शो रहा है, एक पाइनियर शो हुआ है, जो मेरे ख्याल से मीडिया और एडटेक इंडस्ट्री या एडुकेशन इंडस्ट्री आप जिसको कह लो, उसके बीच का जो अंतर है, या एक नए तरीके से जिसको पेश करना हम लोग कह सकते हैं, तो उसने किया। तो सर, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग का लॉस यहाँ पे कवर हो गया सर, कि इतनी जो तो सर चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। ये न्यूज़ एट 9 PM जो आपने सोचा था, अब मीडिया से थोड़ा एडटेक की तरफ आते हैं, तो ये विजन कैसे आया कि यार एडटेक में एक मीडिया का थोड़ा सा फॉर्म हम लोग ला सकते हैं? ये आया इस तरह से कि थोड़ा सा पीछे जाना होगा तो बात पूरी स्पष्ट हो जाएगी कि जब मैं न्यूज़ में रहा 4.5 साल के करीब, मैंने एंकरिंग की, वहाँ कॉपी लिखता था मैं, एंकरिंग के साथ साथ मतलब प्रोडक्शन में भी था, आउटपुट में भी था। तो वो सब करते कराते फिर मेरी तबीयत एक दिन ख़राब हो गई, और गया मैं डॉक्टर से दिखाने, तो पता चला बिलिरुबिन नाम की कोई चीज़ होती है जो 7 पॉइंट समथिंग हो गया है सीधे। डॉक्टर ने कहा कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। मैं उस समय इतनी एनर्जी रखता था कि मुझे कोई कमज़ोरी ना महसूस हो रही थी, और ना मुझे लग रहा था कि हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है। तो मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया, रंजीत सर को फ़ोन किया, और कहा कि पूछा कि सर ये बिलिरुबिन क्या होता है? तो उन्होंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा 7 पॉइंट समथिंग है। डॉक्टर बोल रहा है एडमिट होने के लिए, बोले कि तुरंत हो जाओ। तो ये बीमारी क्या है सर? ये क्या चीज़ है? बिलिरुबिन मतलब हो गया लीवर का इन्फेक्शन, जॉन्डिस, जिसको आप आम भाषा में बोलते हैं। हमने तो जॉन्डिस ही सुन रखा था ना, और कभी हुआ तो था नहीं। तो फिर मैं एडमिट हुआ। मैंने डॉक्टर से कहा कि रात में 10 बजे मेरी बुलेटिन है, करके आते हैं कल। तो फिर उन्होंने कहा कि ज़्यादा मजाक मत करो, अभी एडमिट हो जाओ, टेस्ट वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों हुआ? तो कोई सिम्टम था नहीं,
न थकान हो रही थी, न वॉमिट लग रहा था, खा भी रहा था मैं दबाकर। तो डॉक्टर को इससे ज़्यादा चिंता थी कि भाई अगर जॉन्डिस हो ही गया है तो पता तो चलना चाहिए था तुमको, वो पता नहीं चला। तो कॉज देखना पड़ेगा कि किसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। इसमें सर ये भी रहता है ना, कभी कभार जैसे जैसा आपका बिल्डअप रहता है, जो आपका शरीर का ये रहता है, वो कुछ बीमारियां झेल ले जाता है वो ब्रेक पॉइंट तक आने तक, ये चीज़। पता नहीं टेक्निकली क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा, इसी पे आपने वो युवा अवस्था की बात करी थी, तो यहाँ पे सर की जवानी के दिनों की एक छोटी सी फोटो है, वो वाली डाल देंगे जो आपने रूम में लगा के रखी है यहाँ पे। तो वो बीमारी असर क्यों नहीं करी उससे लोग समझ जाएंगे। तो फिर वहाँ से मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। तो जीवन में पहली बार मैं 10 दिन 12 दिन हॉस्पिटल में रहा, और मेरे घर पर कोई सूचना मैंने नहीं दी कि ऐसा हो गया है, मतलब अपनी तरफ से मैंने नहीं दी। एक मित्र ने बेवकूफ़ी में कोई पोस्ट कर दिया मेरे ही अकाउंट से, तो मेरे घर पे मैंने मना किया कि भाई नहीं आना है, किसी को भी नहीं आना है। फाइनली मेरे दोस्त मित्र यहाँ पे थे, उन्होंने संभाल लिया। हम इतने बच्चे थे उस समय कि मेरे सीनियर, उस समय मैं हॉस्पिटल का खाना नहीं खा पाता था, तो मेरे सीनियर हैं आलोक रत्न उपाध्याय, क्राइम बीट के हमारे बॉस हुआ करते थे। तो वो मेरे लिए दाल चावल बना कर ले आते थे और वो मुझे अच्छा लगता था। हम लोग इतने बच्चे थे कि वो चावल में घी डाल के ले आते थे। मुझे जॉन्डिस हुआ था, डॉक्टर ने एक दिन पकड़ लिया कि भाई ये क्या है, जान लोगे इसका? जॉन्डिस के मरीज को घी खिला रहे हो यार। तो फिर वहाँ से जब मैं निकला तो डॉक्टर ने मुझे 3-4 महीने के बेड रेस्ट की सलाह दे दी। बहुत सीवियरली डैमेज हुआ था और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। एक ही दिन में मेरी सारी हेकड़ी निकल गई। जैसे ही इलाज शुरू हुआ मैं उठकर वॉशरूम तक जाने की स्थिति में नहीं था। फिर मैं चला गया पुणे। उस समय तक मेरे सिस्टर के अटेम्प्ट्स ख़त्म हो चुके थे, इंटरव्यूज़ के बाद 12 नंबर से उसका कट ऑफ में रह गया था, और फिर उसका केवी में हो गया था। तो वो पुणे में पोस्टेड थी, खड़गवासला में, जहाँ एनडीए का कैंपस है, और वो बहुत सुंदर जगह है। तो वहाँ पर उसने कहा कि भाई तुम चले आओ। तो मैं चला गया, और वहीं पे मेरी दीदी हैं, उसने कहने का मतलब है कि मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मुझसे बड़ी हैं, तो वहीं पे रहने लगा। माँ भी वहीं थी। वो बहुत दिन अच्छे गुजरे। जगह ही ऐसी है, बहुत शानदार, पहाड़ी एकदम इलाका, और रोज़ लोग परेड करते हुए जाते थे, आते थे। ये सब करते कराते वहाँ मैं बैठा हुआ था। एक दिन तो बिपिन चंद्रा मेरे हाथ में लग गया, क्योंकि सिस्टर ने इंटरव्यू दिया हुआ था, तो वो किताबें कुछ कुछ थी वहाँ पर। तो बिपिन चंद्रा में पढ़ने लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि ये तो जीवन में मिस हो गया। उस समय से एक सनक सवार हुई कि जीवन में इस बात का अफसोस रह जाएगा कि पापा के नहीं रहने की वजह से जितनी ज़िंदगी इधर उधर हुई उसमें पढ़ नहीं पाए। तो और विकास सर से मेरा संपर्क 2006 के आसपास हो गया था, ठीक है, विकास देवीकीर्ति सर से। उनके ऊपर भी बात करेंगे, आप कंटिन्यू कर लीजिए सर। तो सर ने उस ज़माने में नया नया फेसबुक खोला था। मुझे याद है 1947 पर आकर उन्होंने अपने फेसबुक पे लिखा था कि कुछ दिन के लिए मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करूंगा, ये नंबर मुझे देखना है कुछ दिन। 1947 तो चैट वैट हो जाया करती थी, कई बार बातचीत हो जाया करती थी। और फिर मैंने उनसे बातचीत की कि मुझे एक अफसोस जो जीवन भर सालता रहेगा, ऐसा लग रहा है। तो सर की कांटेक्ट में कैसे आए थे आप? मेरी सिस्टर स्टूडेंट थी। अच्छा। और बहुत डिजर्विंग स्टूडेंट थी, तो उनकी कॉपी वगैरह भी बढ़ती रहती थी बीच बीच में, वैसे स्टूडेंट थी। और सर स्टूडेंट से मिलते थे। पहली बार मैं इनफैक्ट जब उनसे मिलने गया था तो मैं तो बहुत वैसे गया था कि ठीक है, दीदी बड़ी तारीफ़ करती थी कि बहुत सेंसिबल हैं ये। मुझे लगा ठीक है मिल लेते हैं यार, जैसे इतने लोगों से मिलते हैं। गए, उस समय मूंछ रखा करते थे। उनके व्यक्तित्व में वो चीज़ है कि पहली बार ही आप जब मिलेंगे तो प्रभावित हो जाएंगे। एक तो वो आपको स्कैन कर लेंगे कि मनोविज्ञान समझते हैं। मैं जब थोड़ा सा आगे अगर इसमें जंप करूं, कि जब डिसीज़न हुआ कि मैं यहीं रहूंगा मुखर्जी नगर में, क्लास में बैठा करता था, तो सर ने एक दिन मुझसे पूछा कि तुम सबसे पीछे बैठते होगे? तो मैंने कहा कि हाँ। मैंने कहा कोई पीछे से दूसरे या फिर तीसरे रो में? मैंने कहा हाँ दूसरे रो में। सबसे किनारे बैठते होगे? मैंने कहा कि हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि और पैर सामने वाली कुर्सी पे रखते होगे? हाँ। मैंने कहा कि ये सब आपको पता कैसे है?
तो उन्होंने कहा कि मैं जनरली इस तरह का एक सर्वे करता रहता हूँ कि मनोविज्ञान के स्तर पर क्या चीज़ें किस में होंगी, तो वो उस लेवल पर स्कैन कर पाते थे कि ये क्या करता होगा, इसके हाव भाव से समझ में आता है। तो उनसे प्रभावित मैं पहले से ही रहा था और न्यूज़ इंडस्ट्री में रहते हुए भी उनसे बातचीत होते रहती थी, कभी कभी, बहुत कम, ज़्यादा नहीं। ना वो मेरे टीचर थे उस समय तक, हम ऐसे मिले हुए थे। लेकिन फिर मैंने पूछा कि ये बात है और मेरी ज़िंदगी में एक मलाल रह जाएगा कि मैं कभी पापा के नहीं रहने की वजह से पढ़ नहीं पाया। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई ये मलाल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कुंठा बन जाएगा। तो हमने डिसाइड किया कि हम न्यूज़ इंडस्ट्री कुछ समय के लिए ब्रेक करेंगे, नौकरी छोड़ेंगे और पढ़ेंगे। और संयोग से मैं पॉलिटिकल डिबेट वगैरह खूब किया करता था, तो संविधान की नॉलेज नहीं थी। पॉलिटिकल डिबेट करते थे, पॉलिटिकल डिबेट में कई विद्वान ऐसे आते थे जो बताते थे कि थोड़ा सा तुमको पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, संविधान पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे एक बार बेसिक स्ट्रक्चर पर बात आ गई थी, 2009 में मैं बहस लाइव करके एक प्रोग्राम था, उसमें कर रहा था, अभी भी खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा कहीं। तो उसमें प्रोग्राम करते हुए मुझे एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि तुम बहुत अच्छा डिबेट करते हो, अगर थोड़ी सी मैं तुमको सलाह दूं, थोड़ी सी कमी के बारे में अगर मैं बताऊं, तो थोड़ा सा तुमको इस भीड़ से बाहर निकलने के लिए संविधान पढ़ना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मामला आ गया था और उससे अनभिज्ञता मैंने छिपाने की कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने पढ़ लिया कि इसको नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि यार थोड़ा सा पढ़ो और तुम्हारी मदद मैं करूँगा। लेकिन बात आई गई, ख़त्म हो गई। नया नया अभी पैसा भी कमाना था, कमा भी रहे थे, नया नया लाइफस्टाइल था, दिल्ली विल्ली की चकाचौंध थी, आरा पीछे छूट रहा था थोड़ा, बीच में मैं जाते रहता था, लेकिन अब उस ज़िंदगी में और इस ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक दिखने लगा था अंतर। तो फिर बातचीत जब हुई सर से, मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे सिस्टर ने भी बात किया और उनसे सलाह लेने की बात हुई। तो जब उन्होंने सलाह यही दिया कि तुम यहीं आ जाओ, तो मैं मुखर्जी नगर चला आया। और वो दौर था जब पहली बार विकास सर ने पॉलिटी पढ़ाई थी, तो मैं सीधा यहाँ उतरने के बाद उनकी पॉलिटी क्लास में जाकर बैठ गया। और वो शायद एक ही 2 बैच उन्होंने पढ़ाया था पॉलिटी। तो मैंने तो पहली बार, भाई मैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में कभी पढ़ा नहीं, ठीक है, अरिंदम बोस के पढ़ाने के स्टाइल के बाद उनका बहुत लाजवाब पढ़ाते थे, उनकी वजह से मैं ग्रेजुएट हुआ फाइनली। उसके बाद ये दूसरे व्यक्ति थे पढ़ाने के स्थिति में, जिनके पढ़ाने के स्टाइल ने मतलब लगा कि यार ये तो इतना इंटरेस्टिंग है, तो बहुत कुछ छूट रहा था। फिर मैं यहीं रुक गया। मैं 3 महीने के लिए आया था, लेकिन फिर वही हुआ जो दिल्ली के साथ हुआ था कि 3 महीने के आया था लेकिन रुक गया। फिर मैं यहीं रुक गया और मैंने सोचा कि अब थोड़ा अच्छा ब्रेक लेते हैं। तो इन सब में ब्रेक होते होते सर से लगातार मुलाकातों का दौर जारी रहा। ये सब करते कराते जब वापस लौटने लगा, तब विकास सर ने कहा कि एक बार इस बात पर कंसिडर करो कि कुछ रिवोल्यूशनरी काम करने के लिए एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं। वापस लौटने लगा, मतलब मैं बहुत जगह मैंने अप्लाई कर दिया, हो भी गया। संयोग ऐसा था कि 6-7 जगह हो गया। तो फिर से मीडिया इंडस्ट्री में तो 6-7 जगह हो गया। उसके पहले मैं हैदराबाद भी गया था, तो हमारे सीनियर वहाँ पर थे, रामोजी राव में। तो सर ये जो यूपीएससी वाला किस्सा है आपकी लाइफ का, ये जस्ट पढ़ाई करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, उसी ये मेरा वो फिर एक यू टर्न था। बेसिकली तो मेरी तबीयत खराब हुई, अब मैं काम करने की स्थिति में नहीं था। 3 महीने का बेड रेस्ट हुआ। अच्छा, एक और बात, ये बड़ा ऐसा समय था जब सारे लोग, महुआ न्यूज़ पर कुछ आ गया था आफत बैंकिंग वगैरह का, तो अब चेंज हो रहा था। तो जैसे राणा यशवंत सर थे, वो चले गए इंडिया न्यूज़ में मैनेजिंग एडिटर बन के। मेरे जो सबसे करीबी, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, रंजीत सर, वो न्यूज़ नेशन में चले गए सीनियर पोजीशन पे। और ये वो दौर था जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं तुरंत ही जाकर ज्वाइन कर लूँ। और मज़ेदार बात है कि 2-3 जगह से बात होने के बावजूद मैंने सबसे फिर सर लोग से यही कहा कि ऐसा ऐसा निर्णय लिया है मैंने। ये लोग भी थे मेरे सलाह में। रंजीत सर से भी मैंने सलाह ली थी कि मैंने पूछा था कि अगर 2 साल बाद मैं लौटूंगा तो नौकरी वोकरी मिलेगी कि नहीं। भाई ये इनसिक्योरिटी तो सबको रहती है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई करो, कोई बात नहीं। उन्होंने भी कहा कि मलाल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। तो तुम
वो करो जो ज़िंदगी में तुमको कभी अफसोस ना हो। तो राणा सर से भी मैंने बात की, इन 3 लोगों से बात करने के बाद डिसाइड किया था। तो फिर वहाँ से जब करने लगे ये कार्यक्रम, एक राउंड हो गया, सब कुछ पढ़ लिया, हिंदी साहित्य पढ़ लिया, ज्ञान चक्षु खुल गए। लेकिन इस बीच सबसे जो बड़ा बदलाव आया वो यूपीएससी की तैयारी के बियॉन्ड मेरे सोचने समझने के तरीके में बदलाव आया। मैं घोर पुरुष, घोर ब्राह्मण, तो समझ आया कि नहीं, सोचना ऐसे नहीं है। और इसमें विकास सर का सबसे बड़ा रोल था। तो इस तरह से करते कराते फिर ये जर्नी पूरी हुई। और यहाँ से जब वापस आने लगा तो एडटेक की शुरुआत हो गई। उन्होंने कहा, जब मेरी बात हो गई थी, इनफैक्ट मैंने मुखर्जी नगर से अपना घर शिफ्ट कर लिया नोएडा, उसके बाद मैं मिलने गया था। तो इसलिए गया था कि अब जा रहा हूँ तो लास्ट टाइम मिल लूँ। तो मैं गया मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, कार्यक्रम शुरू करते हैं, यूट्यूब शुरू करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि सर एक आध दिन मौका दीजिए सोचने का। और उसी समय दुविधा की स्थिति हो गई, क्योंकि अब मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ने की बात है। अभी तक मैंने छोड़ा नहीं था मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं मीडिया में वापस जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था ना। लेकिन अब तो छोड़ने की बात हुई। और एंकरिंग में क्योंकि था, तो इसलिए अभी भी बहुत सारे, जब मैं डेली टीवी खोलूँगा तो ऑलमोस्ट तय है कि 6-7 एंकर मेरे दोस्त मिल जाते हैं, मेरे वैसे वाले दोस्त जिनके साथ अच्छा उठना बैठना, हंसी मजाक, हमारा टाइम गुजरता है साथ में। तो कहीं उसी में मैं भी जाता। तो अब वो ऐसी स्थिति थी, ऐसी दुविधा थी कि ये पूरी इंडस्ट्री छोड़नी है, अब क्या करें। लेकिन अब एक लक्ष्य था कि भाई फाइनल इसी बात पर तय हुआ। मेरे सिस्टर ने कहा कि भाई विकास सर के साथ काम करना यही अपने आप में बड़ी बात है। तो मैंने फिर शुरू कर दिया। और दृष्टि IAS का जो पहला यूट्यूब चैनल शुरू हुआ, दृष्टि IAS, वो मैंने शुरू किया। फिर अमृत मीडिया टीम के हेड हैं और यूट्यूब पे आप जो क्रांति देख रहे हैं आजकल, वो सारी इनके निर्देशन में ही संपन्न हो रही है। इनकी टीम में करीब 10 लोग काम करते हैं, कुछ कैमरा, कुछ ग्राफिक्स, कुछ एडिटिंग और बाकी जो रोज़मर्रा के काम है वो भी। तो हमने इनको ये जिम्मेदारी दी क्योंकि एक टीवी चैनल में एंकर रह चुके हैं लंबे समय तक, उसके बाद IAS की तैयारी भी कर चुके हैं। तो सर इसी में अगर मैं बात करूं कि एडुकेशन का जो ये दौर है, आज का दौर है, ये किस तरीके से मतलब परिवर्तित हो चुका है। टेक्नोलॉजी आने से वो एडुकेशन ना रह के एडटेक हो चुका है। तो इस पे आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि एडटेक बहुत ज़रूरी है। ये हमारे रीच को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। जब मैंने शुरू किया था वहाँ, तो मैं न्यूज़ की जो अगर बात करूँ तो हमने यूपीएससी को मीडिया इंडस्ट्री के साथ मिलाया। हमने हर प्रोग्राम को, मतलब मेरे पास 2 ही एक्सपर्टीज़ थी। एक तो यूपीएससी का मेरा पूरा अपना बैकग्राउंड ठीक हो चुका था, ठीक है, मैं अच्छे से पढ़ चुका था चीज़ों को। और दूसरी चीज़ थी कि मेरे पास मीडिया इंडस्ट्री का काफ़ी लंबा अनुभव था। तो स्क्रिप्टिंग कैसी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, मेरे पास अपनी टीम भी थी। तो आज भी वो टीम मेरे साथ काम कर रही है, ठीक है। तो मैंने उन लोगों को पकड़ा सबको कि भाई आना है। शुरू में तो कोई आने चाहता नहीं था भाई, कोचिंग इंडस्ट्री थी ही नहीं उस तरीके की जहाँ मीडिया के लोग आए। तो फिर भी कुछ लोग मेरे पर्सनल उस पर आ गए फाइनली, और धीरे धीरे हमने एक छोटी सी इंडस्ट्री वहाँ पर डेवलप कर ली। तो बातचीत जब शुरू हुई तो हमने हमेशा एक ही काम किया, हमने यूपीएससी के कंटेंट को ईजी बनाकर मीडिया इंडस्ट्री के प्रेजेंटेशन से जोड़ना शुरू किया, जिसका परिणाम था न्यूज़। तो सर इन सारी चीज़ों को जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस भी मिला, बट कहीं आप उस दौर को मिस करते हो, मीडिया वाली रिपोर्टिंग को? हाँ, मतलब मिस तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई रिग्रेट है। मिस तो इंसान करता ही है, ज़िंदगी में जो नॉस्टैल्जिया होता है उसको क्यों नहीं मिस करेगा, लेकिन रिग्रेट नहीं है। तो सर इन्हीं सब हमने बहुत सारी बातें डिस्कस करी। एक मुद्दा जैसे मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज़ पहले हुआ करते थे ना, ऐसा तो है नहीं, 25 साल से हो रहे हैं मॉक इंटरव्यूज़। हमने बस उसमें ये किया कि इसको दिखाना कैसे है, लोगों तक पहुंचाना कैसे है। भाई आप जब सोचते थे कि यार इंटरव्यू कैसे हुआ करता होगा, तो हमने बस इसको सोचा कि कैसे हुआ करता होगा, इसको प्रेजेंट ऐसे करना है। तो उसके प्रेजेंटेशन को हमने किया। और फिर शुरू में बड़ा विरोध होता था, भाई मॉक इंटरव्यू लेने वाले भी तो सहजता से लेना चाहते हैं,
अब ये पता हो कि कैमरा लगा हुआ है, तो धीरे धीरे वो इतना फेमस हुआ है, इतना एक्सेप्टेंस हुआ कि आज के दौर में हर जगह मॉक इंटरव्यूज। अच्छा सर, मॉक इंटरव्यू से एक रील मुझे याद आ रही है आपकी, जो हाल फिलहाल में ही वायरल हुई है, उसका भी एक क्लिपिंग हम लोग डाल सकते हैं? डाल दीजिए। उसमें एक सवाल सबने पूछा कि भाई अल्कोहल से एनर्जी कहाँ मिलती है, तो थोड़ा शोध करना पड़ेगा कि अल्कोहल से कैलोरी कंज्यूम करते हैं, और कैलोरी किस चीज़ का मात्रक है ये भी पता होना चाहिए। तो सर एक गंभीर विषय को उठाते हैं इस समय पे। मतलब उस रील पर भी ना बड़े कमेंट्स आए, लेकिन वो अल्कोहल के बारे में नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग के बारे में है। ये भी बात समझनी है। यही चीज़ बताने के लिए सर इसका जिक्र इसीलिए किया हुआ है। उस रील को आप सब देखिएगा और आपका जो डिसीजन रहे उसे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो खैर सर, एक संवेदनशील मुद्दा है जो मैं चाहता हूँ कि आपसे इस पर डिस्कस किया जाए, वो है जो हिंदी भाषा के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका मीडियम हिंदी है, ख़ासतौर पे यूपीएससी में, जो उनका स्ट्रगल रहता है वो जग जाहिर है। तो आपको क्या लगता है कि अब चीज़ें क्या उनके लिए बेहतर हुई हैं, उनके लिए माहौल अच्छा हुआ है? आप इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा एफर्ट जो लगा वो तो हिंदी माध्यम के लिए ही लगा है। यूट्यूब के इस पूरे प्रसार के बाद, अलग अलग चैनल्स के डेवलप होने के बाद, हिंदी माध्यम के लिए अब की तारीख में ऐसा कोई रिसोर्स क्रंच तो नहीं है। ये मैं नहीं मानता कि रिसोर्स क्रंच है, संसाधन हैं, भरपूर हैं। अंग्रेजी माध्यम के पास संसाधन पहले से भी प्रचुर मात्रा में थे, तो उनके लिए उतना फायदेमंद जाहिर तौर पर नहीं हुआ होगा जितना हिंदी माध्यम के लिए हुआ होगा, क्योंकि संसाधन इनके लिए कम थे। और अब की तारीख में हिंदी में जो आप प्रिंटेड मटेरियल्स कहेंगे, स्टडी मटेरियल्स कहेंगे, या लैंग्वेज के लेवल पर कहेंगे, या फिर यूट्यूब के लेवल पर समझाने पढ़ाने के अंदाज में कहेंगे, तो सारे मामलों में संसाधन की स्थिति बेहतर हुई है, और बहुत बेहतर हुई है। यूट्यूब पर ही जिस तरह से हमने काम किया, उसमें बहुत सारे इंग्लिश के स्टूडेंट भी हमसे जुड़े रहे हिंदी के चैनल पर, कंटेंट क्वालिटी की वजह से, क्योंकि ये बैरियर ख़त्म होने लगा। अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात थी। तो हिंदी माध्यम को निश्चित तौर पर फ़ायदा हुआ है। अब है कि हिंदी माध्यम के ओवरऑल आप अगर देखें कि हम में से जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। हिंदी माध्यम के स्कूल में या हिंदी माध्यम रख के पढ़ने वाले बच्चे, अब ये धीरे धीरे ना, बड़ी विचित्र बात है कि जैसे IUCN की रेड लिस्ट में आप कैटेगरीज करते हैं ना कि भाई इंडेंजर्ड है, या ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रहे हैं। इसको भी EN कर देना चाहिए। तो सर, क्योंकि ना कोई अपने बच्चे को पढ़ा रहा है हिंदी माध्यम में, और जाहिर तौर पर हिंदी माध्यम से अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहता है तो पहले उससे पूछा जाता है ना कि भाई इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल तो इंग्लिश में ही दे लो। और अपनी खामियां तो ठीक है, हिंदी माध्यम में अपनी जो खामियां हैं कि वर्तनी की गलती हो गई या फिर, लेकिन वो उनकी अपनी खामी है या वो जिस परिवेश से निकले हैं उसकी खामी है। वहाँ जिस तरह की पढ़ाई हुई उसी तरह की पढ़ाई से तो वो निकले हुए हैं। वहाँ उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझाया गया, तब तो आज भी आकर पढ़ना पड़ रहा है। तो सर, यही हिंदी पे अगर बात करें, इतने दो बड़े राज्य हैं, आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, मतलब हिंदी की पूरी पट्टी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। मतलब फिर क्या वजह रही है कि मतलब हिंदी भाषा को उस तरीके से, चाहे वो कार्यशैली में आ सके या एक जैसे आप कहते हो एक कॉमन लिंक बन सके, लेखनी के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, वो चीज़ नहीं आ पाई? वो क्यों हुआ? जबकि आप ये तो शुरुआत आप वहीं से देखिए जहाँ से संविधान सभा में डिबेट्स चल रहे थे हिंदी को लेकर। देखिए, किसी हिंदी को प्रमोट करने का मतलब ये नहीं है कि किसी और भाषा का विरोध करें, सही बात, लेकिन ये पूरी डिबेट हिंदी वर्सेस इंग्लिश पर चली गई, और आज से उस समय से लेकर आज तक यही डिबेट चल रही है। लेकिन ये डिबेट उसकी थी नहीं। सारी भाषाएं, भाई 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, सारी भाषाएं एक साथ उत्थान करें तो इसमें किसको क्या हर्ज होना चाहिए। लेकिन एक भाषा धीरे धीरे एक अम्ब्रेला बनते जा रहा है और दूसरी भाषाएं मशरूम बनते जा रही हैं, तो चिंता की बात है ना। तो हिंदी को लेकर सच पूछिए तो उतनी इच्छा शक्ति न राजनीतिक स्तर पर दिखाया गया। अगर वो दिखाया जाता तो आज की तारीख में आप हिंदी में उठाकर संविधान पढ़ लीजिए और अंग्रेजी में संविधान पढ़ लीजिए। आप यूपीएससी के इंग्लिश के क्वेश्चन को देख लीजिए और हिंदी के क्वेश्चन को देख लीजिए। मैं आपको एक ऐसा फॉल्ट बताता हूँ, परसों ही
एक क्वेश्चन था जिसका आंसर गलत मैच नहीं हो रहा था, पॉलिटी का ही क्वेश्चन, पॉलिटी या फिर किसी प्रोग्राम में मैं शूट कर रहा था, उसका क्वेश्चन था, यूपीएससी ने पूछा था। और पूछा था कि कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या एक समस्या है, और उसमें लिखा था बढ़ती जनसंख्या। उसके एक्सप्लेनेशन से वो मैच नहीं कर रहा था। तो मैंने फ़ोन किया अपनी टीम के व्यक्ति को कि भाई ये क्या है, तो गलत है। इंग्लिश में उसको लिखा हुआ है एजिंग पॉपुलेशन और हिंदी में लिखा हुआ है बढ़ती जनसंख्या। और अगर अब हिंदी का बच्चा यहाँ गलती करके आ जाएगा तो यूपीएससी इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि यूपीएससी कहता है कि मेन पेपर तो इंग्लिश में बना हुआ है। तो भाई जब यूपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था जिसको स्वायत्ता से काम करने के लिए किसी के बंदिश में तो काम नहीं कर रही, इतना छोटा सा काम जब यूपीएससी नहीं कर पा रही है, जब पूरे भारत में हर सरकारी कार्यालय के जो वेबसाइट्स देखिए उसकी भाषा देख लीजिए, वो हिंदी पढ़ने वालों के पल्ले नहीं पड़ती। मानक हिंदी के नाम पर हमारे यहाँ मजाक किया गया है, और वैसी हिंदी जो आम लोग समझ ही नहीं पाए, उसको अगर आप शुद्ध हिंदी कहते हैं तो वो शुद्ध हिंदी हो ही नहीं सकती, कतई नहीं हो सकती। तो वही मजाक आज तक चला आ रहा है। और जितने संवेदनशील हमारी सरकारें रही हिंदी को लेकर, जितना हमारा समाज रहा हिंदी को लेकर, उसी का रिजल्ट है। तो सर जैसे कुछ दक्षिण की भाषाएं हैं, उनके बारे में मैंने सुना है कि उनका एक बाकायदा वो लोग बैठते हैं, कुछ स्तर पे उन्होंने कमिटीज़ बना रखी हैं जो लोग डिसाइड करते हैं क्या शब्द रहेगा, क्या शब्द नहीं जाएगा। कोई अगर नया शब्द आया या नई चीज़ बनी है, टेक्नोलॉजी में आपकी नई चीज़ आई है, तो इसका उस भाषा में अनुवाद क्या होगा, कैसा रहेगा। तो ये चीज़ तो मुझे नहीं लगता शायद हिंदी भाषा के साथ कुछ ऐसा है या परंपरा से चीज़ें आती जाती हैं। जैसे हिंदी अपने आप में इतनी फ्लेक्सिबल और इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि अगर आप सही तरीके से, अगर आपने हिंदी साहित्य में पढ़ा भी हो अगर हिंदी भाषा के पूरे इतिहास को, तो हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। उतनी वैज्ञानिक भाषा अंग्रेजी नहीं। उतनी वैज्ञानिक भाषा में सहजता भी बहुत ज़्यादा है। हम अलग अलग बोलियों से, इवन अलग अलग भाषाओं से, अंग्रेजी से भी कई शब्दों को हिंदी में अडॉप्ट करते रहे हैं। और हिंदी का वोकैब आप देखेंगे तो उसमें कई सारे शब्द आपको मिल जाएंगे जो अंग्रेजी भाषा से आए हैं या फिर अलग अलग भाषाओं से आए हुए हैं, और अब वो हिंदी के पार्ट हैं। तो ये चीज़ें शामिल होती रही हैं। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में देखिए, आम बोलचाल की भाषा और जो मानक हिंदी लिखी जा रही है उसमें बहुत अंतर है। तो ट्रांसलेशन के लेवल पर सरकारों को ये प्रयास करना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी का ट्रांसलेशन इतना ईजी होना चाहिए कि भाई वो आम लोगों के समझ में आए, बच्चों के समझ में आए। वो तो चलिए एनसीईआरटी के लेवल पर ठीक काम हुआ है, लेकिन ऐसी ही चीज़ें आपको बाकी ऑफिसेज में नहीं दिखेगा। ये तो पूरे सरकार के स्तर पर होना चाहिए, राज्यों के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, कि ट्रांसलेशन की त्रुटियों को ख़त्म करें और बहुत सिंपल करें, इसको सिंप्लीफाई करें। ऐसे ऐसे शब्द उसमें आपको मिलेंगे जिसका अर्थ देखने के लिए 4 डिक्शनरी खोजना पड़ेगा, और हिंदी के डिक्शनरी भी नहीं मिलते। तो हिंदी में ऐसा कोई समाज के लेवल पर भी एफर्ट नहीं दिख रहा है, जैसा आप कह रहे हैं, सरकार के लेवल पर भी एफर्ट नहीं दिख रहा है। और उसका परिणाम क्या आना चाहिए। दूसरी बात, आज की तारीख में हर कोई जो भी थोड़ा सक्षम है वो अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ा रहा है। धीरे धीरे तो हिंदी माध्यम के स्कूल सिर्फ सरकारी बच गए हैं, प्राइवेट स्कूल तो कोई हिंदी माध्यम में पढ़ाना ही नहीं चाहता। और कुछ स्कूल्स तो चलिए अच्छे हैं कि हिंदी माध्यम में कम से कम हिंदी के ज्ञान को बता रहे हैं अंग्रेजी के साथ साथ। कई जगह तो स्टेटस सिंबल है, बताते ही नहीं कि हिंदी नाम की भी कोई चीज़ है, जहाँ हिंदी में बात करना भी अपमानजनक हो जाता है। तो धीरे धीरे हिंदी की स्थिति ऐसी हो गई कि हिंदी भाषी लोग या फिर हिंदी पट्टी के लोग, उनके बीच में भी कुछ ऐसे उभर गए कि उन्हीं को हेय दृष्टि से देखने लगे कि अच्छा ये तो हिंदी में बात करता है। मैं अमूमन, आप अंग्रेजी में बात करेंगे, अगर आप हिंदी समझते हैं, मुझे पता है, तो मैं जवाब हिंदी में देता हूँ, जो कि एक तरह की उद्दंडता है। आमतौर पर यह होना चाहिए ना कि आप हिंदी में, अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछें, मैं अंग्रेजी में बात करूँ। लेकिन मेरा सवाल यही है कि अगर आप हिंदी पट्टी के हैं, हिंदी बोलते हैं, तो बोल लीजिए ना भाई हिंदी। आपको तो सामने वाले की सहजता के हिसाब से खुद को ढालना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी को इलीट क्लास के लैंग्वेज के तौर पर देखते हैं तो नहीं बोलते, तो मैं हिंदी में जवाब देता हूँ। लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि जैसे एक बार हुआ कि भाई केरला की एक लड़की थी,
उनसे बातचीत हो रही थी, मुझे तुरंत ही समझ में आया कि फ़ोन पर ही बात हो रही थी, मुझे तुरंत समझ में आया कि ये हिंदी नहीं जानती। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, और ये भी पूछा कि आप हिंदी नहीं जानती हैं शायद, तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर मैंने उनसे अंग्रेज़ी में बातचीत करनी शुरू की। इसी का एक उल्टा किस्सा बताता हूँ। एक इंटरव्यू ले रहे थे, तो बड़ी देर तक अंग्रेज़ी बोल रहे थे। अब मुझे ये लग रहा था कि भाई अंग्रेज़ी जो बोल रहे थे सही नहीं बोल रहे। तो मैंने पूछा कि आप किसी और भाषा में बोल सकते हो, तो मेरे को भी यही लगा कि भाई मे बी उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, साउथ इंडिया से, मैं यही समझ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि वो यूपी या बिहार के ही हैं, तो उनको ऐसे ही हंसते हंसते बोला, भाई हिंदी ही बोल लेते, क्या दिक्कत थी। तो सर ये वाली जो दिक्कत है, जो हिंदी बोल सकता है लेकिन फिर भी नहीं बोल रहा है या संकोच कर रहा है, तो ये एक दिन हिंदी दिवस मनाने से समस्या तो आपकी समाप्त तो नहीं होगी ना? कोई भी दिवस मनाने से किसी समस्या को नहीं समाधान किया जाता है, वो सांकेतिक है। महिला दिवस मनाने से महिलाओं की समस्या नहीं समाप्त होगी, उस पर पूरे समाज को उतना संवेदनशील होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और अपने समाज में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये बात भी बहुत मजाक की नहीं है कि अपने घर के बच्चों को वैसा तैयार करना पड़ेगा। तो ये दिवस का मामला नहीं है, इस पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। मैं कह तो रहा हूँ कि अगर IUCN जैसा कोई कैटेगराइजेशन करना है तो कर दीजिए, हिंदी को एंडेंजर्ड में डाल दीजिए, बचाइए उसको, ये ज़रूरी है। खैर चलिए सर, ऐसी आशा करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में, जैसे जो लोग हिचकते हैं या नहीं करते हैं, आगे आने वाले दिनों में चीज़ें ऐसी होंगी कि एक मान सम्मान या जैसे लगाव की जो बात रहती है वो चीज़ लोगों में आएगी। तो खैर सर, हमने बहुत सारी बातें करी हैं, अब थोड़ा अंत में आ जाते हैं। जितना जीवन आपने देखा है, जैसे हमने बात करी, बहुत डाइवर्स निकल गया है, उतार चढ़ाव सब चीज़ इसमें रही है। तो अगर मैं इसका निचोड़ आपसे पूछूं, अगर आप अपने जीवन से किसी को कुछ बताना चाहते हो, उसको देना चाहते हो, तो वो क्या बातें होंगी? मेरे जीवन से जिसको निचोड़ निकालना हो निकाल सकता है, मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको मैं बयां कर पाऊं। मैं ना किसी ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूं, तो कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि जिसके बूते मैं कह दूं कि यार मुझसे भी कुछ सीखा जा सकता है, ऐसा नहीं लगता। तो जिसको अगर सीखना हो, मैं सीखने की भी कला को मैं मानता हूं कि ऐसा ऑब्जर्वेशन बेस्ड सीखना चाहिए। कई बार सीखना प्रत्यक्ष तौर पर नहीं होता। मैंने ज़िंदगी में जिससे भी सीखा है अप्रत्यक्ष तौर पर ज़्यादा सीखा है। अगर वैसे कुछ सीखने लायक हो तो कोई सीख सकता है, लेकिन अब ये उसके स्किल पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो मैं तो जानता नहीं हूँ, वो सामने वाला ही बता सकता है कि उसने क्या सीखा। अदरवाइज मेरी कहानी में सिर्फ मोड़ ऐसे हैं जो समय के साथ बहे हुए मोड़ हैं, उसमें मेरी उपलब्धि कुछ नहीं है। तो खैर चलिए सर, आप कितना भी डाउन प्ले कीजिए, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी आपके जीवन से, जिसका उल्लेख मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, आपने अपने पिताजी की बात कई बार इस पॉडकास्ट में करी है। मेरे ख्याल से कुछ समय पहले ही आपने उनकी बुक पब्लिश करवाई है। तो मेरे ख्याल से इस इंटरव्यू को कंक्लूड करने का इस किस्से से बेहतर कोई जिक्र नहीं हो सकता है। और मैं ये एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि जितने लोगों ने ये चीज़ देखी, आप चाहे इस बात को माने या ना माने, उनको सीखने को इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ मिला होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साथियों, ये थे हमारे साथ अमृत उपाध्याय सर। आशा करता हूँ कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।